अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इसराइल ने अपनी जंगी जुनून और सेहूनी सोच के तहत एक बार फिर निहत्थे फ़लस्तीनियों को अपने जुल्म का निशाना बनाया है। सिर्फ चंद रोज़ में 42 बेगुनाह शहरियों की शहादत के बाद इसराइल ने अचानक जंगबंदी मुआहदे की बहाली का ऐलान कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक 10 अक्टूबर से सेहूनी फोर्सेज ने 120 से ज़ायद मिसाइल हमले किए, जिनमें 97 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अब गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 68,000 से तजावुज़ कर चुकी है। इसराइल की दहशतगर्दी एक ऐसी हौलनाक हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को लर्जा के रख दिया है। इसराइली फ़ौज ने हस्ब रिवायत हमास को बहाना बनाकर शहरी आबादी, रिहायशी इमारतों, अस्पतालों, इमदादी मराकज़ और पनागुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया है। यह अमल एक बार फिर वाज़े करता है कि इसराइल के लिए जंग बंदी या अमन मुआहदे कोई हैसियत नहीं रखते। ये महज वक्ती हरबे हैं ताकि आलमी दबाव को वक्ती तौर पर कम किया जा सके। इसराइली हुकूमत का ये पुराना तरीका आप किसी से ढका छुपा नहीं है। पहले जंग छेड़ो, फिर मुज़ाकरात की बात करो और जब दुनिया की तवज्जो हटे दोबारा हमले शुरू कर दो। यही सिलसिला दहाइयों से जारी है। मौजूदा सूरत हाल में भी इसराइल ने सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जी की है। दर्जनों मासूम जानें ली हैं और जब आलमी मीडिया में शोर उठा तो अमन की बात छेड़ दी गई। दर हकीकत इसराइल के लिए अमन एक सियासी आला है जिसके ज़रिए वो अपने मफादात के मुताबिक वक्त हासिल करता है। जब भी इसराइल पर बैनुल अक़वामी तनकीद बढ़ती है तो वो जंग बंदी की आड़ लेता है, लेकिन अमली तौर पर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती। यही वजह है कि आलमी बरादरी के बयानात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट्स अब तक बेअसर साबित हुई हैं। इसराइल जानता है कि उसकी पुष्पनाही कौन कर रहा है और यही एतमाद इसे हर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का हौसला देता है। दूसरी जानिब जैसे ही जंग बंदी मुआहदा ख़तरे में पड़ा तो अमरीका ने फौरी तौर पर मुदाखलत की। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के खुसूसी एलची स्टीव निकोफ इसराइली रवाना हुए ताकि सीज़ फायर को बहाल कराया जा सके। बज़ाहिर तो अमरीकी वफ़द का मकसद फ़रीक़ैन में कशीदगी कम करना और अमन मुआहदे को मुस्तहकम बनाना हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स मालूम होती है। आलमी मुबस्सरीन के नज़दीक अमरीका की मुदाखलत दरअसल इसराइल को बचाने की कोशिश है ताकि ये फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश मालूम होती है। ख़ुद अमरीकी हुक्काम ये तस्लीम कर चुके हैं कि हमास ने मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया, लेकिन इसराइली जारियत फिर भी जारी रही। इसके बावजूद अमरीका इसराइल के लिए नरमी बरकरार रखे हुए है। यही दोगला रवैया अमरीका की सारी सफारतकारी पर सवाल उठाता है। यही वो अमरीका है जो रूस को यूक्रेन जंग पर खुलेआम धमकियाँ देता है, पाबंदियाँ आयद करता है और दुनिया भर में इंसानी हुकूक़ के नाम पर मदाखलत का जवाज़ पैदा करता है। लेकिन जब इसराइल मासूम बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों को निशाना बनाता है तो वाशिंगटन खामोश रहता है। यही खामोशी दरअसल हिमायत का दूसरा नाम है। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल नवाज पॉलिसी सबके सामने है। वो तेल अवीव में जाकर नेतन्याहू के लिए तालियां बजा चुके हैं। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करके दुनिया भर में इश्ताल पैदा करने का सबब बन चुके हैं। ट्रंप के दौरे हुकूमत में माजी में और अब भी इसराइल को गैर मामूली सफारती और अस्करी हिमायत हासिल है, जिसके नतीजे में सेहूनी रियासत ने अपनी जारियत को मज़ीद तक़वियत दी है। अब जब अमरीका की क़यादत एक बार फिर अमन के नाम पर इसराइल की पुष्पनाही पर कर रही है तो ये बात वाज़े हो जाती है कि वाशिंगटन का असल मकसद ख़ित्ते में तवाज़ुन नहीं बल्कि अपने इत्तेहादी की हिफाजत है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि वो आलमी अमन के लिए कोशा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी मौजूदा कोशिशें भी ज़ाती सियासी मफाद से जुड़ी हैं। वो अमन के ज़रिए फ़लस्तीनियों के ज़ख्म नहीं भरना चाहते बल्कि आलमी सतह पर नोबल प्राइज़ और सफारती कामयाबियों का ताज अपने सर सजाना चाहते हैं। और अब दूसरी जानिब अमरीका इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक पर जोर दे रहा है और इस हवाले से ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि अनकरीब सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। अब अमरीका की हालिया सफारती सरगर्मी और डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान इस जानिब इशारा करते हैं कि वाशिंगटन एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने की राह पर गामजन करना चाहता है। सऊदी अरब समेत कई दीगर अहम मुस्लिम रियासतों पर अमरीका की जानिब से सफारती दबाव और सियासी तरगीबात का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में इसराइल की मकबूलियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। इस कोशिश को अमन मुआहिदों के तनाजुर में पेश किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ऐसे वक्त में जब इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले कर रहा है और इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियाँ जारी रखे हुए है, ऐसे में अमरीका का इसराइल के हक़ में खड़ा होना और उसे किसी भी आलमी ज़ाब्ते से बालातर करार देना इस पूरे अमन अमल की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाता है। यह एक बुनियादी नुक्ता गौर तलब है कि अमरीका और इसराइल जिन्होंने मुस्लिम ममालिक के साथ तयशुदा निकात को नज़रअंदाज करके अपने एक तरफा मफादात को तरजीह दी, तो फिर ऐसे में इस सूरत हाल में इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा एक तरफा और गैर मुतवाज़न दिखाई देता है। अमन की बुनियाद बाहमी एहतराम, बराबरी और इंसानी वक़ार पर होनी चाहिए, ना कि ताकतवर फरीक की मर्ज़ी पर। ऐसे में मुस्लिम ममालिक के लिए ये एक पेचीदा मरहला है जहाँ उन्हें अपने कौमी और अवामी जज्बात
तारीखी हक़ाइक़ और इलाकाई इस्तेहकाम के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। बहरहाल फ़लस्तीनियों के लिए ये सूरत हाल एक मुस्तकिल अलमिया बन चुकी है। हर जंग बंदी उनके लिए उम्मीद का एक नया वादा लाती है, लेकिन चंद दिन बाद वही वादा बमबारी और जनाज़ों के शोर में दब जाता है। इसराइल की जारहियत रुकने का नाम नहीं ले रही है और दुनिया की ताकतवर अक़वाम पर इस जुल्म पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जब तक आलमी सियासत ताकत और मफादात के गिर्द घूमती रहेगी, तब तक फ़लस्तीनी खून यूं ही बहता रहेगा। उस्मान शाहिद साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट है, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बहुत बात हो रही थी अमन मुआहिदे की बाज़गश्त अक़वाम आलम में सुनाई दी, लेकिन हमने देखा कि इसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी इसराइल की जानिब से की जाती है, हो रही है, मुस्तक़बिल में भी ऐसी बईद है। एकदम से फिर सीज़ फायर हो जाता है, क्या समझा जाए? और एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। जी, जैरेड कुशनर और विटकॉफ जो है वो इस वक्त वहाँ के ऊपर टच डाउन कर चुके हुए हैं और मैं इसको डिफरेंट तरह से देखता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, 10 अक्टूबर से लेके अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 80 से ज़्यादा उन्होंने बार जो सीज़ फायर है उसकी वायलेशन की है। लेकिन यहाँ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बार बार असर्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। अनलाइक जो उनकी पहले पोजीशन थी, उसके अंदर हम देखते हैं जैरेड कुशनर ने कल CBS को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इसराइल चाहता है कि मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा से वो शामिल हो जाए और जम होने का जो ख्वाब देख रहा है, उसके लिए उसे ऐसा अमन का रास्ता तलाश करना होगा जिसमें फ़लस्तीनियों की बेहतर ज़िंदगी के साथ साथ उनकी तरक्की जो है वो भी नज़र आए। मेरे ख्याल में फ़लस्तीनियों को इस तरीके से कभी उन्होंने इंसानियत के कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम नहीं किया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमास जो है इस मुआहदे पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रही है, तो हमास से मुतल्लिक इतना नरम लहजा इनका कभी नहीं रहा। तो मेरे लिए बड़ी काबिल तवज्जो बात है। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जैरेड कुशनर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने इस सीज़ फायर को ना सिर्फ तैयार किया था, इसके अंदर सालसी का रोल प्ले किया और बाकी जो बात के मराहल हैं उसके अंदर भी हम बड़ा असर्ट करता हुआ देखते हैं विटकॉफ के साथ है। जबकि दूसरी तरफ इनके हिस्से में इतने वसी तर मफादात हैं कि अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के अंदर एक नया जो ट्रंप प्लाजा है वो खड़ा करने लगे हैं। इंटरनेशनल टावर और होटल खड़ा कर रहे हैं, वो UAE के अंदर है। मस्कत के अंदर होटल खड़ा कर रहे हैं और रिजॉर्ट बना रहे हैं, गोल्फ रिजॉर्ट कतर के अंदर। तो दोबारा से इसराइल पे दबाव बढ़ाया जा रहा है कि आप इस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद करें और इसे बहाल करें। डोनाल्ड ट्रंप भी कल से यही कह रहे हैं कि मुआहदा अभी तक इन प्लेस है। और साथ ही जो स्टीव कॉफ ने इंटरेस्टिंग बात की है उतरने से पहले वाशिंगटन DC में कि हमें धोखा दिया गया जब कतर पे अटैक किया गया। तो मेरा पहली दफा देख रहा हूं, एक सिंक्रोनाइजेशन देख रहा हूं वहां पे ट्रंप इंतजामिया की जो कि लाइन को टो कर रहे हैं अरब मुल्कों की है। तो यहाँ पे काफी प्रेशर है। अभी खबर आ रही है कि रफा क्रॉसिंग तो उन्होंने नहीं खोली, लेकिन और क्रॉसिंग शिलोम जो है उसको खोल दिया गया वहां के ऊपर। और बड़ा दबाव है इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो अमेरिकी मफादात के साथ किसी सूरत में टकराव नहीं कर सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप की टोन, जैरेड कुशनर की, स्टीव विटकॉफ की बड़ी डिफरेंट नजर आ रही है इस वक्त। और कल टच डाउन कर रहे हैं यहाँ के ऊपर JD वैंस नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसराइल को या नेतन्याहू को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। उनकी टोन उतनी हार्श नहीं है जितनी रशिया या यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में या किसी और के साथ डील करते हुए होती है। नेतन्याहू के साथ तो अभी तक कोई ऐसी टोन हमने नहीं देखी कि जिससे नेतन्याहू को कम से कम जो वो जिस अंदाज में मामलात को आगे लेके चल रहा है, कम से कम उसको ब्रेक लग सके। देखिए, मेरे ख्याल में उनकी टोन जो है, आप देखें कि यहाँ पे इसराइल जो है उनका पुराना इत्तेहादी या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है खित्ते के अंदर, वो उस तरह से पब्लिक के अंदर आके उसके साथ वो बात नहीं करेंगे। जिस तरह मैंने कहा CBS का इंटरव्यू, स्टीव विटकॉफ की अभी गुफ्तगू, याद रखें फ़लस्तीनी मरते हैं जीते हैं ये उनका प्रॉब्लम नहीं है अमेरिकन का। अमेरिकन का प्रॉब्लम ये है कि हम जो तामीर नो करना चाहते हैं उसमें ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली इनके बेटे स्टीव विटकॉफ, वो देखते हैं कि इसके अंदर उनके लिए इकोनॉमिक माइलेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें अमन जो है यहाँ के ऊपर हर सूरत में लेके आना होगा। और ये नागुज़ीर है। उसकी इस वक्त जो जेस्चर है, मुझे तो डेफिनेटली उस चीज़ से रिफ्लेक्शन नजर आती है कि हर सूरत के अंदर वो यहाँ के ऊपर अमन लेके आएंगे। दूसरी तरफ नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, वो वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि किस हद तक हम ट्रंप इंतजामिया को पुश कर सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया हैज गॉट नथिंग टू डू विद ह्यूमन लाइव्स है, लेकिन जिस तरीके से अभी का उनका रेट्रिक आया, ये तो पहले किसी सूरत के अंदर हमें नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ हमास को हम देखते हैं, हमास भी जो है मुकम्मल तौर पे अपने जो लीगल रेमेडी है एग्जॉस्ट कर रही है। वो इस वक्त भी बैठे हुए हैं कायरा के अंदर और कतर और मिस्री हुकाम से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि इंट्रा पैलेस्टीनियन डायलॉग करवाएं ताकि तमाम फैक्शन जो है वो
डिसाइड करें कि जो फ़लस्तीनी माहिरीन पर मुश्तमिल जो टेक्नोक्रेट्स की कमेटी है वो किस तरीके से डे टू डे के अफेयर को लेके वहां पे चलेगी। अभी खबरें आ रही हैं कि जो इजरायली हैं वहां पे फोर्सेस वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, येलो लाइन, ताकि फ़लस्तीनियों को पता चल जाए कि इस लाइन से आगे नहीं आना, क्योंकि कल फायरिंग के नतीजे में कई फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को जो है शट अप कॉल देने की या डिप्लोमेटिक स्नब करने की जरूरत नहीं है। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ का वहां पहुंचना, कल जेडी वैंस का वहां के ऊपर आना, उनके इंटरव्यूज, वाशिंगटन डीसी की एडमिनिस्ट्रेशन की टोन डेफिनेटली बताती है कि इसराइल को अब मजीद इसमें लेवरेज मिलना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है, क्योंकि सऊदी अरेबिया असर्ट कर रहा है, कतर असर्ट कर रहा है, यहाँ से मिस्र स्टेबलाइजेशन की फोर्स की बात किया आज जेडी वैंस ने। उन्होंने कहा है कि जॉर्डन, मिस्र और टर्की जो है इन पे मुश्तमिल जो अरब वर्ल्ड की स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो जल्द अज जल्द वहां पे टेक ओवर कर ले, ताकि हमास को वहां से डिसआर्म करके निकाला जाए। और मेरा ख्याल में जैसे ये फोर्सेस आ जाती हैं, आईडीएफ के लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी भी तो कतरी या सॉरी जॉर्डन या टर्की या मिस्र की फौज के खिलाफ कोई महाज खड़ा करना या उनके ऊपर फायर खोलना। उस्मान साहब, अभी तो रिसेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग अब्राहम अकॉर्ड्स और ये कहा कि सऊदी अरब समेत कुछ 4 ममालिक अब्राहम अकॉर्ड कर लेंगे, तो हाउ डू यू सी इट? जाहिर है ये एक बहुत गैर मामूली इस सेंस में होगा कि अगर सऊदी अरेबिया करता है तो फिर सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ भी होंगी और हम भी इस हवाले से ज़ाहिर है सोच रहे होंगे। तो इजरायली इंटरेस्ट को तो वो मुसलसल वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं, और फिर ज़ाहिर है जेरेड कुशनर का इनिशिएटिव ये था अब्राहम अकॉर्ड्स वाला, और उसमें फिर हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक उस एग्रीमेंट के अंदर आए। तो क्या अब सऊदी अरेबिया भी इस तरफ कोई पेशरफ्त करता हुआ नज़र आता है आपको? जी हाँ, डेफिनेटली आपको इसको देखना होगा। इसी लार्जर तनाजुर के अंदर जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो सऊदी अरेबिया से ज़्यादा इसराइल को टेम्प्ट कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये इब्राहिम अकॉर्ड का जो एजेंडा इसको टाउट करें, मजीद कंट्रीज़ को इस लूप के अंदर लें, तो उसके लिए आपको हमारी बात मानना पड़ेगी और यहाँ से बैकआउट करना पड़ेगा हर सूरत के अंदर, तो हम इसके मफादा परसू कर सकते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को लेवरेज ये दिया गया कि अगर आप चाहते हैं हमसे दफाई मुआहदा करना उसी तर्ज का जो कतर के साथ हमने किया है, तो उसके लिए आपको भी कुछ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की तरफ आना पड़ेगा, गिव एंड टेक देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इट इज़ येट टू बी सीन, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि जो तेल अवीव के अंदर बैठी नेतन्याहू की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से मामला को इस सेकंड फेज को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। अगर कुछ ऐसा होता नजर आता है तो मेरे ख्याल में इस तरफ भी सोचा जाएगा रियाद की तरफ से, लेकिन इट्स टू लेट, सॉरी इट्स टू अर्ली कि भाई हम इस तरफ जाएं। अभी मेरे ख्याल में वो चीज़ों को बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं कि क्या नेतन्याहू इस सारे प्रोसेस के अंदर संजीदगी दिखाते हैं। अगर होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सऊदी अरेबिया दोबारा से नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस हाल्ट पे था उसको दोबारा रिज्यूम करेगा। लेकिन इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट्स देखते हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है मशरक़ वुस्ता के अंदर, कोई नी जर्क रिएक्शन कोई अरब स्टेट इस वक्त नहीं करना चाहेगी एक ऐसी सूरत में जब फ़लस्तीनी रियासत का जो सवाल है वो अभी तक हल तलब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के महाज पे क्या करने जा रही है, इस ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अपने नए वज़ीर आला के इंतखाब में कामयाब तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अबहाम और कयास आराइयों का एक तवील सिलसिला जारी है। सुहेल आफरीदी की अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी, यहाँ तक कि नए वज़ीर आला ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। जाहिर है इस मुलाकात में सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई की मुशावरत से अपनी काबीना तश्कील देंगे, और बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने की वजह से अब तक उनकी कैबिनेट फाइनल नहीं हो सकी। गो कि आज वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ था, जिसमें करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया। लेकिन फ़िलहाल कैबिनेट की तश्कील का मामला इल्तवा का शिकार नज़र आता है। अब सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है। ज़ाहिर है बानी पीटीआई ने उन्हें इसलिए वज़ीर आला मुंतखब किया ताकि वो इदारों और हुकूमत की पॉलिसीज़ को इनकाउंटर कर सकें, उसको काउंटर करें, और यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट नए वज़ीर आला से खुश नहीं है, और इसीलिए तासुर उभर रहा है कि सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई की मुशावरत से ऐसी काबीना तश्कील देंगे जो सूबे में जारी ऑपरेशन और दीगर पॉलिसीज़ के खिलाफ बयानियाँ बना सकें। ऐसे में सूबाई और वफाकी हुकूमत में मज़ीद फासले बढ़ सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि आफरीदी को इतना सियासी तजर्बा नहीं है, इसलिए पार्टी की क़यादत की मुशावरत से वो फैसले करेंगे। नए वज़ीर आला अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार नहीं होंगे, जिसका नतीजा ये निकल सकता है कि पार्टी में तकसीम की वजह से नए वज़ीर आला भी मौसर हिकमत अमली नहीं अपना सकेंगे। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि मुमकिना तौर पर सुहेल आफरीदी भी उस राह पर चलने पर मजबूर हो सकते हैं
जिस राह पर साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चलते रहे हैं और जहां उन पर विकेट के दोनों जानिब खेलने का इल्ज़ाम लगता रहा है। सवाल तो ये भी अहम है कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाना है, और अगर रियासत से टकराव का सिलसिला जारी रहा तो बानी पीटीआई के जेल से बाहर आने के इम्कानात मज़ीद मादूम हो सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इदारों के खिलाफ हर बयानिया, हर नैरेटिव उल्टा पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ज़ाहिर है अगर वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी मज़ामत का बयानिया अपनाए रखते हैं तो तहरीक इंसाफ की सियासी गुंजाइश कम हो सकती है, और ऐसे में सुहेल आफरीदी मुतबादिल राह अपना सकते हैं और मुमकिन तौर पर वो मुतबादिल राह मफाहमत हो सकती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सुहेल आफरीदी से सवाल पूछा गया कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या इकदाम उठाएंगे तो उनका कहना था कि अगर इस्टाब्लिशमेंट से बात करना ज़रूरी हुआ तो वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार करेंगे। ताहम उन्हें बखूबी अंदाज़ा है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये दोनों रास्ते पहले इख्तियार कर चुके हैं और ये दोनों रास्ते इख्तियार करने की वजह से उन्हें वज़ारत आला के ओहदे से हटाया गया है। ऐसे में इसी रवश पर चलने से नए वज़ीर आला के लिए भी मुश्किलात बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे नए वज़ीर आला के पास भी बानी पीटीआई की रिहाई समेत कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि अगर सूबे में से फ़ौज चली गई तो फिर दहशतगर्दों से कौन मुकाबला करेगा, और वाकिफ़ान हाल के नज़दीक इस सवाल का जवाब भी नए वज़ीर आला देने से कासिर हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ सूबे को एक अलग रियासत के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अपनी सूबाई हुकूमत के ज़रिए वफाक के कामों में मुदाखलत करना चाहती है, और ज़ाहिर है ये मुदाखलत ना इदारों के लिए काबिल कबूल है ना हुकूमत के लिए, और अगर सुहेल आफरीदी बतदरीज हुकूमत और इदारों के मुतज़ाद जाते हैं तो वाकिफ़ान हाल के नज़दीक हुकूमत के पास इन हाउस चेंज की ऑप्शन मौजूद है, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार देने के बाद इस्तेमाल करना और भी आसान हो गया। अब ऐसे में अगर सूबे में जल्द कैबिनेट तश्कील ना दी गई तो ये मामला भी तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, सुहेल आफरीदी ने एज चीफ मिनिस्टर ओथ ले लिया, पोजीशन एज्यूम कर ली, लेकिन अभी तक कैबिनेट तश्कील नहीं पा सकी, और उसकी बड़ी वजह बानी पीटीआई से मुलाकात ना होना है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि आला सईद इजलास भी हुआ, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कैबिनेट को लेकर। कोशिश तो यही है कि खान से मुलाकात हो जाए, उसके लिए कोर्ट्स में भी गए हैं और आज जो इतराज़ात हैं कोर्ट्स ने दूर किए हैं। उम्मीद है जो है कोर्ट्स इजाज़त दे देगी। गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि फैसिलिटेट करती कि 4 करोड़ आबादी का वाला सूबे का चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है अपने प्रोविंस का, वो अगर अपने लीडर को जनाब इमरान खान साहब को मिलना चाहता है तो क्या हर्ज थी मुलाकात में। वो डायरेक्शन ले लेता, चीजें बेहतर हो जाती, बेहतरी की तरफ सूबे की जो अमन अमान के मसाइल हैं या डेवलपमेंट के हिसाब से मसाइल हैं उस पर अगर गाइडलाइन मिल जाती तो क्या हर्ज था, कौन सा तूफान आ जाना या क़यामत आ जानी थी। लेकिन बदकिस्मती है कि सियासत को इतना पायलूट किया जा रहा है कि आप इंतकाम में अंधे होते जा रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की लीडरशिप को मुलाकात ही नहीं करने दी जा रही। नहीं, अभी आला सतही इजलास हुआ एज़ पर माई इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे भी कोई फैसला नहीं हो सका, या फिर जाहिर है अभी चीफ मिनिस्टर और जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विच इज़ आउट, वो उनमें अहलियत नहीं है या उनके पास जो है वो इख्तियार नहीं है कि वो कैबिनेट डिसाइड कर सकें। नहीं, अहलियत भी है, इख्तियार भी है, लेकिन देखें खान साहब की जब तक गाइडेंस ना हो तो मुनासिब नहीं है कि क्योंकि खान जो है पैटर्न इन चीफ है पार्टी के, तो ज़रूरी है कि उनसे अगर वो स्पेशल कुछ हिदायत देना चाहते हैं जिसमें और बेहतरी हो सके तो क्या हर्ज है। उससे ज़्यादा मजबूती आएगी, फैसलों से ज़्यादा एतमाद आएगा और ज़्यादा बेहतरी आएगी। न्याय साहब, अगर ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन को पीटीआई नेगेट करती है या कंडेम करती, नहीं होना चाहिए, ये सवाल सुहेल आफरीदी साहब से भी हो रहा है कि क्या सूबे से अगर फ़ौज निकाल दी जाए तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जितनी क्रिटिकल है ज़ाहिर है सूबे की सिचुएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या वो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभाल पाएंगे, या इतनी कैपेसिटी है पुलिस के पास या एफसी के पास? रेहान, एक बात समझने की है जो नहीं समझी जा रही। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का डिफेंस हो, पाकिस्तान की सॉवरेंटी हो, पाकिस्तान की माइशी पोजीशन हो, या पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो। इस पे कोई जो है दहशत गर्दी के खिलाफ कोई मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई हमदर्दी है।
हम समझते हैं कि कोलैटरल डैमेजेस कंट्रोल करने के लिए कबाइल्स, पब्लिक रैप, एमएनएस, एमपीएस, स्टेक होल्डर्स बैठ के अगर वो बेहतर आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे कोलैटरल डैमेजेस कम हो और लोगों को तकलीफ भी ना हो, अपने मकासद भी हासिल कर लिए जाए, तो ये क्या एक आइडियल पोजीशन नहीं हो? देखिए, जब भी जंग लड़ी जाती है फौज के साथ, जब तक अवाम नहीं खड़ी होती तो वो जंग नहीं जीती जा सकती। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर ये सारे, इसीलिए तो 25 को जो है एक ग्रैंड जिरगा जो है मुनक्किद किया जा रहा है, कबायली अमायदीन के ऊपर, मशरान के ऊपर, पब्लिक रैप के ऊपर, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला एक मुश्तरका ऐसा दहशतगर्दी के खिलाफ लाएअमल दिया जाएगा जिससे आपको बेहतर नतीजे जो है वो हासिल होंगे। नहीं, वो इन लाइन विद स्टेट पॉलिसी होगा या उससे हटके होगा सर? देखिए, एक बात समझें, कभी भी कोई भी स्टेट से वायलेट नहीं करता। थोड़ा सा देखो, सियासतदान की एक सोच होती है, वो अपने अंदाज से सोचता है ताकि उससे जो मामलात है उलझने की बजाय सुलझें। ठीक है, इसमें कोई मतलब अपने अपने, अब नून लीग उसको उल्टा साइड देखती है क्योंकि गवर्नमेंट की वो बेनिफिशियरी है, बैठी है, मैंडेट चोरी करके बैठी है, तो इसलिए वो अपने अंदाज से जो उस बहस में पड़ी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की सलामती हो, पाकिस्तान का दिफा हो, हमारी जान भी कुर्बान है पाकिस्तान के लिए। ठीक है नायब साहब, अब ये समझने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं ना कि वजारत आला की तब्दीली से या चीफ मिनिस्टर चेंज होने से पॉलिसी में तब्दीली क्या आएगी। क्योंकि आज सुहेल आफरीदी साहब से सवाल हुआ खान की रिहाई मुतालिक, तो उन्होंने कहा अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना पड़ी खान की रिहाई के लिए तो उससे भी वो दरेग नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। तो फिर तब्दीली क्या है? यही बात गंडापुर साहब भी कर रहे थे। देखिए, जैसे आपने कहा कि तब्दीली क्या है, सबसे पहले चूंकि फाटा और पाटा जो है और सरहद जो है वो मिलती है आपके अफगानिस्तान के साथ, और हमारे जो एक्स फाटा पाटा है उसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या उसके उलझे हुए जो मामलात हैं, उसके लिए अगर एक कबायली, चूंकि उसका ताल्लुक भी उसी सरजमीन के साथ है, तो वो बेहतर अंदाज से डील कर सकता है। गंडापुर साहब भी कोई हमारे भाई हैं, कोई उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई अपनी एफर्ट्स नहीं की, उन्होंने अपने अंदाज में अच्छा काम किया है। वो भी कोशिश करते रहे, नेगोशिएशंस भी करते रहे, उसके अलावा जद्दोजहद भी करते रहे, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो इनकी जद्दोजहद कैसे मुख्तलिफ होगी सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखिए, उन्होंने एक ऑप्शन की बात की है ना, ऑप्शन की बात की है, तो ये तो खान साहब खुद भी कहता है इसमें कोई कि मैं पाकिस्तान की बुनियाद पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, मेरी रिहाई के लिए नहीं, पाकिस्तान की बुनियाद पे। तो ये तो खान भी कहता है कि मुज़ाकरात जो है, कभी भी खान ने अपने दरवाजे मुज़ाकरात के भी बंद नहीं की। ठीक, लेकिन यहाँ सुहेल आफरीदी साहब से इन पर्टिकुलर बानी पीटीआई की रिहाई को लेके सवाल हुआ जिस पे वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कह रहे हो। देखिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने सवाल क्या था और उन्होंने जवाब जो दिया, चूंकि आपने एक जवाब बताया, मुझे नहीं इल्म इस जवाब का। सवाल सर खान की रिहाई को लेके था कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और वो किस तो तरीके देखिए से? हम सब कहते हैं, देखिए हमारी सियासी जद्दोजहद है, हमने मुज़ाकरात की भी बात की है, जद्दोजहद की भी बात वो सब करती है, पूरी पार्टी करती है, कोई उसने कोई गलत बयान तो नहीं दिया इसमें। खान भी करता है कि हम मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान की बुनियाद, मैंने पहले कहा। ठीक सर, अभी तोशा खाना 2 केस जाहिर है वो भी कंक्लूसिव होता हुआ, कंक्लूजन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें भी जो चांसेस आर रेयर के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी ये प्रेडिक्ट कर रही है कि वही होगा जो नविश्ता दीवार लिखा हुआ है। तो फिर ये रास्ता कहाँ से निकलेगा न्याय साहब? लास्टली देखिए, 26वीं तरमीम के बाद तो आपको पता है लिखा हुआ है, हालांकि डबल जेपीटी का केस बनता है, ऑलरेडी तोशा 1 केस में यही गवाह ठीक है न्याय साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमीर बालाज कत्ल केस से मुतालिक क्या पेशरफ्त सामने आई है, इसमें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। अमीर बालाज कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। अब इस केस की तफ्तीश क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी के सुपुर्द कर दी गई है।
बाज़ हलकों में इस पेशरफ्त को अहम ख्याल किया जा रहा है, जैसा कि लाहौर में गुज़श्ता साल एक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग के नतीजे में अमीर बालाच की हलाकत हुई थी, जो न सिर्फ एक संगीन मुजरिमाना वाक़या था बल्कि शहर के अंदर मौजूद ताकतवर गिरोहों के बाहमी तसादुम की झलक भी पेश कर रहा था। इब्तदाई तौर पर इस केस की तफ्तीश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सपुर्द की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में तीफी बट और गोगी बट को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। लेकिन अब इस केस की फाइल सीसीडी को मुंतकिल कर दी गई है। यह फैसला महज इंतजामी नौयत का नहीं बल्कि इसके पीछे कई अहम कानूनी, सियासी और तफ्तीशी अवामिल शामिल हो सकते हैं, जैसा कि बाज़ माहिरीन के नज़दीक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी सीसीडी का दायरा कार आम पुलिस के मुकाबले में ज़्यादा वसी और हसास नौयत का होता है। सीसीडी को आमतौर पर ऐसे केसेस दिए जाते हैं जिनमें सियासी असर व रसूख, मुनज़्ज़म जराइम या मुख्तलिफ अज़ला में फैले हुए क्रिमिनल नेटवर्क्स मुलव्वस हों। अमीर बालाच कत्ल केस में मुल्ज़िमान की मुबैना रवाबित मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोहों और मुमकिना तौर पर बासर अफराद से होने के शुबहात पाए जाते हैं। यही वजह है कि तफ्तीश को ज़्यादा मौसर, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए इसको सीसीडी के हवाले किया गया है। इस इकदाम से ज़ाहिर होता है कि हुकूमत या आला पुलिस हुक्काम इस केस की हसासियत और इसके मुमकिना असरात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। दूसरी अहम वजह जीआईटी की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात हैं। गो कि जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में तीफी बट और गोगी बट को कसूरवार ठहराया था, लेकिन यह रिपोर्ट कानूनी एतबार से हतमी नहीं समझी जाती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीआईटी की तफ्तीश में शवाहिद के अदम तवाज़ुन और कुछ गवाहान के बयानात में तजादात पाए गए, जिसकी वजह से केस के कानूनी पहलू कमज़ोर पड़ रहे थे। फिर जीआईटी ने कई मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो किया जिन्होंने कत्ल की मनसूबाबंदी और इसमें मुलव्वस होने का एतराफ़ भी किया, लेकिन इन गिरफ्तारियों के बावजूद कुछ आम मुल्ज़िमान अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। फिर बाज़ हलकों ने जीआईटी पर एतराज़ात भी उठाए हैं कि इस केस में कुछ अहम पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया है। अब सीसीडी की इस केस में मुदाखलत से तवक्को की जा रही है कि जदीद फोरेंसिक टेक्निक्स, कॉल डेटा का तजर्बा और फिर मालियाती रिकॉर्ड्स की मदद से तफ्तीश को असर नौ मुनज़्ज़म किया जाएगा। फिर जैसा कि जराइम पेशा गिरोहों का सियासी सरपरस्ती में मुलव्वस होना एक खुला राज है, ऐसे में मुमकिन है कि जीआईटी की सतह पर केस को किसी हद तक महदूद करने या दबाने की कोशिश की गई हो। अब मुमकिन तौर पर सीसीडी को इसलिए शामिल किया गया है ताकि तफ्तीश को किसी एक मखसूस दायरे में महदूद रखने की बजाय वसी पैमाने पर आगे बढ़ाया जा सके। इससे यह भी इम्कान पैदा होता है कि तफ्तीश के दायरे में मजीद नाम सामने आएंगे जिनमें वो अफराद भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें अब तक किसी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाले दिनों में इस केस की तफ्तीश में कई नई पेशरफ्त मुतवक्के है और माहिरीन के नज़दीक सीसीडी मुमकिना तौर पर जीआईटी की रिपोर्ट का फोरेंसिक ऑडिट करेगा ताकि ये तय किया जा सके कि शवाहिद की बुनियाद पर दिए गए नताइज किस हद तक काबिल एतमाद है। दूसरा, मकतूल के ख़ानदान और मुखालिफ गिरोहों के माली और समाजी ताल्लुकात का तज्जिया भी किया जा सकता है ताकि मुहरकात की असल नौयत सामने आ सके। तीसरा, सीसीडी इस बात का भी जायज़ा ले सकती है कि क्या ये कत्ल महज ज़ाती दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे किसी बड़े मुनज़्ज़म नेटवर्क का हाथ है। अमीर बालाच कत्ल केस की फाइल सीसीडी के हवाले करना सिर्फ एक तफ्तीशी फैसला नहीं बल्कि एक पॉलिसी शिफ्ट की अलामत भी मालूम होती है। इससे अंदाज़ा होता है कि रियासत अब ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को एक ज़्यादा मरकज़ी और पेशा वराना इदारे के ज़रिए अंजाम देना चाहती है। अगर सीसीडी गैर जानिबदारी से अपनी तफ्तीश मुकम्मल करती है तो न सिर्फ मकतूल के ख़ानदान को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी बल्कि ये इकदाम दीगर जराइम पेशा नेटवर्क्स के लिए किसी एक वाज़े पैगाम को तौर पर देखा जाएगा कि कानून के शिकंजे से कोई भी बालातर नहीं है। अब देखना ये होगा कि सीसीडी इस केस की गुत्थी को मुकम्मल तौर पर सुलझाएगी और अहम मुल्ज़िमान गोगी बट में शामिल उनको गिरफ्तार करके इस केस को हतमी तौर पर हल करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त सबकी नज़रें इस बात पर जमी हुई हैं कि क्या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वाकई अमीर बालाच कत्ल केस की पेचीदा गुत्थी को सुलझा पाएगा। असल सवाल यही रहेगा कि क्या सीसीडी वाकई तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा या फिर यह भी माजी की तरह किसी दबाव या मसलहत का शिकार हो जाएगी। ये केस सीसीडी के लिए एक टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की कमजोरियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब यह मसला एक नए और नुमाया अंदाज में सामने आ रहा है। जैसा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने हाल ही में ऐसे 20 से ज़ायद अफराद की निशानदेही की है जो सोशल मीडिया पर शाहाना जिंदगी की नुमाइश करते हैं, प्राइवेट रिजॉर्ट्स में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी गैर मुल्की दौरे करते हैं, लेकिन उनके टैक्स गोशवारों में आमदनी ना होने के बराबर जाहिर की गई है, जो कि ये जाहिर करता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक दमक के पीछे अक्सर छुपाई हुई दौलत होती है और टैक्स चोरी अब एक तर्ज ज़िंदगी बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफबीआर की तफ्तीश में एक मशहूर डिजिटल व्लॉगर का केस सामने आया है जो पिछले 5 बरसों से दुबई, स्पेन,
तुर्किया, इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे ममालिक के महंगे सफ़र करता रहा है। इंस्टाग्राम पे उसकी जो वीडियोस हैं उसमें लग्जरी रिजॉर्ट्स, बिजनेस क्लास, फिर बैनुल अक़वामी तकरीबात से भरे हुए हैं। लेकिन जब इसके टैक्स गोशवारे देखे गए तो पता चला कि उसने 2020 में सिर्फ 4,90,000 रुपये आमदनी जाहिर की थी, जबकि अगले सालों में भी मामूली रकम जाहिर की गई। FBI के मुताबिक इतनी कम आमदनी के बावजूद मुसलसल बैरून मुल्क महंगे सफ़र टैक्स चोरी की वाज़ेह निशानी है। इसी तरह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और केस में जनूबी पंजाब के एक सियासी ख़ानदान के फ़र्द की ज़ेर इस्तेमाल 4 कीमती गाड़ियाँ पाई गई, जिनमें लेक्सस, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, BMW i समेत 7 दीगर गाड़ियाँ शामिल थी। लेकिन उसने टैक्स गोशवारों में सिर्फ 2 मोटरसाइकिल जाहिर की हुई थी। ये फ़र्क इस बात का सबूत है कि कीमती असासे छुपाए गए और उनके ज़राए का कोई हिसाब नहीं दिया गया। सबसे बड़ा केस एक ऐसे शख्स का है जिसके पास 19 कीमती गाड़ियाँ थी, जिनमें रेंज रोवर, लैंड क्रूज़र, कॉर्वेट, फोर्ड F-150 और दीगर महंगे मॉडल्स शामिल थे। लेकिन उसने टैक्स गोशवारों में उनका कोई जिक्र नहीं किया। FBI के मुताबिक इन छुपाए गए असासों की मालियत करोड़ों रुपए बनती है। अब ये वाक़यात इस बड़े समाजी मसले की अलामत है कि अब दौलत की नुमाइश सिर्फ फैशन नहीं रही, बल्कि टैक्स चोरी को छुपाने का एक जरिया बन चुकी है। सोशल मीडिया पर ब्रांडेड लाइफस्टाइल दिखाने वाले कई लोग हकीकत में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल महदूद हैं, वहां टैक्स चोरी बराह रास्त अवाम के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। ऐसे में FBI की ये नई हिकमत अमली यानी सोशल मीडिया के जरिए लाइफस्टाइल की निगरानी एक मस्बत इक़दाम है। अब जो शख्स अपनी आमदनी से बढ़कर दौलत की नुमाइश करेगा वो टैक्स इंक्वायरी की जद में आ सकता है। सोशल मीडिया की चमक दमक अब सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं बढ़ाती, ये टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने का जरिया भी बन रही है। जो लोग अपनी दौलत छुपाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका एहतिसाब बहुत करीब आ चुका है। इसलिए ये ज़रूरी है कि टैक्स को एक कौमी ज़िम्मेदारी समझा जाए, क्योंकि मुल्क की मईशत तभी मजबूत होगी जब हर शहरी अपनी हकीकी आमदनी के मुताबिक टैक्स अदा करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।